हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेलों का समूहन। सेलों का अपन मिश्रित समूहन कैसे करें। कंबाइंड जो समूहन है, कंबाइंड का मतलब जहाँ अपन का श्रेणी समूहन भी रहेगा और समानांतर समूहन भी रहेगा। तो दोनों प्रकार के समूहन में अपन ने अलग अलग वीडियो बना चुके हैं अपन। ये जो वीडियो है स्पेशली ये सेलों का मिश्रित समूहन के बारे में। तो अब अपन को यहाँ पे ये चर्चा करने भाई, यदि सेलों का श्रेणी समूह जो बना रहे थे तो अपन अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त कर रहे थे। सेलों का समानांतर समूहन करने से अपन को अधिक मान की धारा अधिक समय तक मिल रही थी। तो फिर मिश्रित संयोजन बनाने का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे दोनों का मिला जुला रूप रहेगा। तो अपन आसानी से देख सकते हैं कि भाई श्रेणी में अधिक विद्युत वाहक बल है तो यहाँ पर अधिक विद्युत वाहक बल भी मिलेगा। दूसरा, समानांतर में अधिक मान की धारा मिल रही थी तो यहाँ अधिक मान की धारा भी मिलेगी। तो अधिक विद्युत वाहक बल एवं अधिक मान की धारा अधिक समय तक यदि प्राप्त करनी है अपन को तो फिर सेलों का समूहन किया जाएगा मिश्रित समूहन। तो अपन अब चर्चा करते हैं भाई मिश्रित समूहन में कौन कौन से क्वेश्चन अपने बनते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास में मिश्रित समूहन की अपन को पता होनी चाहिए क्या परिभाषा। मिश्रित समूहन की परिभाषा, तो मिश्रित समूहन की परिभाषा अपन डायग्राम देख के भी बना सकते हैं। भाई सेलों के जिस समूहन में सेलों के जिस संयोजन में श्रेणी समूहों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। भाई ये जो केवल अपन देखेंगे ऊपर वाला जो समूह है सेलों का ये श्रेणी है, नीचे वाला जो समूह है ये भी श्रेणी है। तो अपन बोलेंगे श्रेणी समूहों को समानांतर संयोजन में जोड़ना। बात को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना। सेलों का ऐसा समूहन जिस समूहन में सेलों के श्रेणी समूहों को सेलों के श्रेणी समूहों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया सेलों का श्रेणी समूह, ये दूसरा हो गया। तो इनको अपन बोलेंगे सेलों का श्रेणी समूहों को कौन से क्रम में जोड़ रखा है, समानांतर क्रम में। तो उस संयोजन को अपन बोलते हैं मिश्रित संयोजन या मिश्रित समूहन। तो अपने पास में परिभाषा में यदि अपन लिखें तो परिभाषा इसकी बनेगी सेलों के जिस संयोजन में, या अपन बोल सकते हैं समूहन में, सेलों के श्रेणी समूहों को, श्रेणी समूह मतलब श्रेणी जो ग्रुप हैं उनको, सेलों का जो श्रेणी का जो ग्रुप है उनको समानांतर में जोड़ रखा है। जैसे यहाँ से श्रेणी में जुड़े हुए सेलों के दो ग्रुप है, एक ग्रुप ऊपर है और एक नीचे है। तो सेलों के श्रेणी समूहों को समानांतर या समानांतर को ही अपन बोलेंगे पैरेलल। तो ये हुई अपने पास में मिश्रित समूहन या मिश्रित कनेक्शन की परिभाषा। तो सेलों के जिस संयोजन में या जिस समूहन में, सेलों के जिस समूहन में सेलों के श्रेणी समूहों को, एक से ज़्यादा यहाँ पे समूह इसलिए अपन बहुवचन में बोल रहे हैं समूहों को। तो सेलों के श्रेणी समूहों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसे संयोजन को अपन बोलते हैं सेलों का श्रेणी संयोजन या सेलों का श्रेणी समूहन। तो एक तो अपने पास में क्वेश्चन यहीं से परिभाषा में अपन को क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि सेलों के मिश्रित समूहन में सेलों को जोड़ा जाता है। अब किस टाइप के सेलों को या सेलों के समूह को जोड़ा जाता है, तो अपन को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भाई कि एक क्वेश्चन में अपन को दे देगा वो श्रेणी समूहों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा अपन को ऑप्शन वो दे देगा श्रेणी समूहों को समानांतर में जोड़ा जाता है। श्रेणी समूहों को समानांतर या पैरेलल
क्रम में। सी ऑप्शन अपन को दे देगा समानांतर समूहों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चौथा ऑप्शन अपन को देगा समानांतर समूहों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन अपने पास कैसे आएगा भाई, सेलों के क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, सेलों के मिश्रित समूहन में या मिश्रित कनेक्शन में या मिश्रित संयोजन में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर केवल वही स्टूडेंट दे सकता है जिस स्टूडेंट ने इस परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। रटने से अपन को कोई मतलब नहीं है, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है कि सेलों के मिश्रित समूहन में जोड़ा जाता है। अब किसको जोड़ा जाता है और किस क्रम में जोड़ा जाता है, या किस क्रम में जुड़े हुए समूहों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। भाषा थोड़ी टिपिकल लग रही होगी आपको, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने जिसको देख करके आप भी सोचोगे कि इसे इतनी सरल परिभाषा में से भी ऐसा घुमा करके क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं टॉपिक तो वही होते हैं, केवल लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। लैंग्वेज को थोड़ा घुमा फिरा के इस तरीके से पेश करेंगे कि अपन के वो क्वेश्चन इतना तो पता लग पाएगा कि ये सेलों के मिश्रित समूहन मिश्रित कनेक्शन में से है, लेकिन क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये चीज़ अपन को मेन चीज़ है समझने की। तो इस क्वेश्चन के बारे में यदि मैं कहूँ तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी या पढ़ रहे होंगे, या आने वाले भविष्य में आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ इस चीज़ को कह सकता हूं। और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करें तो सेलों के मिश्रित समूह में जोड़ा जाता है, किसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये चीज़ है। तो श्रेणी समूह को, श्रेणी का जो ग्रुप है उसको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो अपना ए ऑप्शन गलत। भाई श्रेणी समूह को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा अपन को ऑप्शन है श्रेणी समूहों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आंसर अपना सही है। लेकिन इनको भी समझने की अपन कोशिश करेंगे, क्या समानांतर समूहों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। भाई समानांतर जो समूह हैं क्या उनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब समानांतर समूह कैसे बनेंगे अपने पास में, मान लो ये दो सेलों का एक अपने पास समानांतर एक समूह है, ये एक अपने पास समानांतर समूह है। अब अपने पास में यहाँ से एक तार निकलेगा, यहाँ से एक तार निकलेगा। दूसरा ऐसे ही यदि अपन एक और ग्रुप बना लें तो ये अपन के पास में समानांतर क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ये अपने पास में समानांतर ग्रुप हो गया ये। अब क्या इन ग्रुपों को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी बात अपने पास में गलत हो जाएगी, ये भी बात अपने पास गलत हो जाएगी। तो सी ऑप्शन भी अपना क्या है, गलत। मिश्रित समूहन में या मिश्रित कनेक्शन में समानांतर समूहों को समानांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। डी ऑप्शन पे भी देखें भाई, क्या समानांतर समूह जो है सेलों का उसको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। भाई इसको अपन यदि यहाँ नहीं जोड़ें और इसके साइड में अपन इधर ले जाके एक दूसरा ग्रुप अपन लगाएं, इसको अपन यहाँ नहीं जोड़ें, इसको यदि अपन इस टाइप से एक और ग्रुप बना लें, क्या इस टाइप से मिश्रित संयोजन में जोड़ा जाता है सेलों को, तो अपन कहेंगे भाई इस टाइप से तो नहीं जोड़ा जाता। भाई ये जो समूह है ये भी समानांतर में है, ये जो समूह है ये भी समानांतर में है, तो क्या इस टाइप से यहाँ सेल जुड़े हुए हैं, क्या मिश्रित संयोजन में इस टाइप से सेल जुड़ेंगे, तो नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन भी अपना गलत है। तो क्वेश्चन की भाषा को समझने की कोशिश करें कि सेलों के मिश्रित कनेक्शन में, कंबाइंड कनेक्शन में या मिश्रित समूह में या मिश्रित संयोजन में सेलों को जोड़ा जाता है, या केवल अपन को आ जाएगा समूह में जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, तो अपने पास में सेलों को श्रेणी समूह को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। श्रेणी जो समूह है ये पूरा एक समूह है, ये भी पूरा एक समूह है। श्रेणी समूहों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस संयोजन में, मिश्रित संयोजन में। तो बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब अपने पास में अगले, ये तो हुई अपनी क्या परिभाषा। अब इस परिभाषा में
जो सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट में अपन के न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल कोई भी हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, न्यूमेरिकल आपका तभी हल हो पाएगा तब अपन किसी न्यूमेरिकल से संबंधित घटकों के बारे में जानते हैं, उससे संबंधित समीकरण के बारे में जानते हैं। यदि अपन को समीकरण की या घटकों की जानकारी नहीं है कि भाई उसके अंदर कौन कौन से घटक अपन को मिलेंगे और कौन सा घटक ज्ञात करना है और किस समीकरण के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो अब अपने अगली जो बारी है वो इससे संबंधित न्यूमेरिकल की है। दूसरा अपने पास में एक और क्वेश्चन जो अपन चर्चा कर चुके हैं उसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। दूसरा अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, उपयोग के बारे में, कि भाई मिश्रित श्रेणी का उपयोग कहाँ करते हैं, समानांतर का उपयोग कहाँ करते हैं और मिश्रित का उपयोग कहाँ करते हैं। तो तीनों संयोजन के उपयोग से संबंधित क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। तो अपन श्रेणी की जब चर्चा करते हैं तो श्रेणी समूह का उपयोग तो अपन यह श्रेणी समूहन कब किया जाता है सेलों का, जब अपन को अधिक मान का विद्युत वाहक बल प्राप्त करना होता है। भाई अपन को अधिक वोल्टेज यदि प्राप्त करनी है, अधिक ईएमएफ प्राप्त करना है, तो अपन सेलों को कौन से संयोजन में जोड़ते हैं, श्रेणी में। समानांतर संयोजन में सेलों को कब जोड़ा जाता है, तो समानांतर में अपन को अधिक मान की धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए, अधिक मान की धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए। अब मिश्रित बना दिया तो इसका मतलब वहाँ श्रेणी के भी गुण पाए जाएंगे और समानांतर के गुण भी पाए जाएंगे। भाई श्रेणी में एक गुण है, समानांतर में एक गुण है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो वहाँ दोनों के गुण आ जाएंगे। तो श्रेणी समूह और समानांतर समूह दोनों के उपयोग एक साथ लिख देंगे तो वो उपयोग बनेगा अपन का सेलों का मिश्रित समूहन का। तो मिश्रित समूहन का उपयोग क्या है, तो अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक विद्युत वाहक बल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अधिक विद्युत वाहक बल अधिक समय तक, अधिक मान की धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए। तो ये अपने पास में एक दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या वो अपन से पूछ रहा है, ये चीज अपन को देखनी है कि भाई अपन को क्वेश्चन आएगा सेलों का मिश्रित समूहन का उपयोग क्या है। सेलों के मिश्रित समूहन का उपयोग क्या है, तो अपन आंसर देंगे अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक मान की धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए। या फिर अपन को वो ये भी दे सकता है कि अपन को क्वेश्चन दे देगा भाई सेलों के मिश्रित समूहन में मिलता है। अब क्या मिलता है आपको मिश्रित समूहन में, लड्डू मिलते हैं या कचौड़ी मिलती है या जलेबी मिलती है या धारा या वोल्टेज मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सेलों के मिश्रित समूहन में मिलता है, क्या मिलता है। तो अपन को ए ऑप्शन में देगा वो अपन को अधिक विद्युत, अधिक मान भी लिख सकता है वो, अधिक मान का विद्युत वाहक बल। बी ऑप्शन में देगा वो अपन को अधिक मान की धारा। सी ऑप्शन में देगा वो अधिक समय तक धारा, अधिक समय तक धारा। डी ऑप्शन में वो अपन को देगा ये सभी। ई ऑप्शन अपन को टेक्निकल हेल्पर वाली एग्जाम में मिलता है, तो वहाँ अपन को मिल सकता है उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं, ऊपर जो दिए गए इनमें से कोई नहीं है। तो इस टाइप से भी अपन को क्वेश्चन को वो थोड़ी सी उसकी हुलियत चेंज कर सकता है। क्वेश्चन तो वही है जो अपन ने यहाँ लेकर रखा है, यहाँ अपन ने उसको पूरा एक लाइन में वन लाइनर बना के लिख दिया, यहाँ अपन ने उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप में लिख दिया, पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो क्वेश्चन की भाषा समझें तो सेलों के मिश्रित समूहन, कंबाइंड जो कनेक्शन है, मिश्रित संयोजन है, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा या उस समूहन से क्या मिलता है अपन को। भाई उस समूहन अपन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका उपयोग है, हटके अपन को कोई चीज़ मिलेगी वहाँ पे, इसलिए नहीं तो केवल श्रेणी कर लेते हैं या केवल समानांतर कर लेते हैं। लेकिन अपन ने श्रेणी भी किया है, समानांतर भी किया है, अब अपन मिश्रित भी कर रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ अपन को श्रेणी में नहीं मिल रही थी, समानांतर में नहीं मिल रही थी, वो अपन को कहाँ आके मिलेगी, मिश्रित समूहन में। तो मिश्रित समूहन में मिलता है, क्या मिलता है, अधिक मान का विद्युत वाहक बल मिलता है या फिर अधिक मान की धारा मिलती है
या अधिक समय तक धारा मिलती है, या ये सभी मिलते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं मिलता है। तो अपने पास इस कंडीशन में जो सही आंसर लगेगा वो लगेगा डी। ये सभी सही हैं कि मिश्रित समूहन में अधिक मान का विद्युत वाहक बल भी मिलता है, अधिक मान की धारा भी मिलती है और अधिक समय तक भी मिलती है। इसी क्वेश्चन को अपन श्रेणी और समानांतर के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये अपने पास में अब दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया भाई। पहले अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, सेलों के श्रेणी समूहन में क्या मिलता है, अधिक विद्युत वाहक बल मिलेगा, या अधिक मान की धारा मिलेगी, या अधिक समय तक धारा मिलेगी, या फिर ये सभी मिलेंगे, या इनमें से कोई नहीं मिलेगा। अब अपन ने क्वेश्चन चेंज कर दिया तो आंसर भी चेंज होगा। आंसर क्या चेंज होगा, तो सबसे पहले देखो श्रेणी समूह में क्या मिलता है, तो श्रेणी समूह में अपन को केवल अधिक मान का विद्युत वाहक बल मिलता है, अधिक वोल्टेज मिलती है, अधिक ईएमएफ मिलता है। अब इसी क्वेश्चन को यदि अपन चेंज करना चाहें तो हो सकता है वो अपन को श्रेणी की जगह क्या लिख के दे दें, समानांतर। श्रेणी की जगह समानांतर लिख के देगा। श्रेणी की जगह समानांतर लिख दिया तो ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम में था। अब पूछ रहा है सेलों के समानांतर समूहन में मिलता है तो क्या मिलेगा, अधिक मान का विद्युत वाहक बल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो समानांतर समूह में कितने भी सेल अपन जोड़े, अपन को विद्युत वाहक बल या ईएमएफ का मान उतना ही मिलेगा जितना एक सेल से अपन को मिलता है। समानांतर संयोजन में अपन को ईएमएफ जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा जितना एक सेल का ईएमएफ मिलता है। क्यों, क्योंकि ईटी बराबर वहाँ पे ई होता है। इससे पहले वाली वीडियो समानांतर संयोजन की है, ईटी बराबर वहाँ पे अपन ने पढ़ा है ई। यदि डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले समानांतर क्रम वाली वीडियो जरूर देखें। वीडियो सारी क्रम से देखोगे तो टॉपिक समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। चलो, तो सेलों के समानांतर समूह में अधिक मान का विद्युत वाहक बल नहीं मिलता है अपन को, तो क्या अधिक मान की धारा मिलेगी, तो अपन कह सकते हैं भाई अधिक मान की धारा मिलेगी। अब सवाल यहाँ ये भी आ जाता है भाई कि अधिक मान की धारा क्यों मिलने लगी, समानांतर समूह करने से अधिक मान की जो धारा है ये क्यों मिलने लगी। तो अपन को डीसी थ्योरी में अपन ने धारा प्रतिरोध के संबंध के बारे में पढ़ा, वहाँ पे भी अपन ने समानांतर संयोजन पढ़ा। और समानांतर संयोजन करने से एक विद्युत राशि है अपने पास, कौन, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इस प्रतिरोध के मान में क्या आती है, कमी। और जब प्रतिरोध के मान में कमी होगी तो फिर धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि। इसलिए अब अपन को अधिक मान की क्या मिलने लगी, धारा। अधिक मान की क्या मिलने लगी, धारा, क्योंकि सेलों को जोड़ा है अपन ने समानांतर संयोजन में। और जब समानांतर में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध के मान में क्या आएगी, कमी। और जब प्रतिरोध में कमी आएगी तो वहाँ से अधिक मान की धारा गुजरेगी। तो अपन बोलेंगे अधिक मान की क्या मिलेगी अपन को, धारा। अब वो धारा अधिक समय तक भी मिलेगी क्योंकि अपने पास सेल अधिक हैं, तो अधिक मान की धारा अधिक समय तक मिलेगी। तो फिर यहाँ देखो बाकी के जो दो ऑप्शन है, अब यहाँ पे अपन को ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन हमेशा क्वेश्चन की भाषा और उसके आंसर के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो अपन को ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे वी और सी दोनों। अब किसी ने केवल वी को रट रखा है तो वो बी आंसर देगा, और जिसने इसको अच्छी तरह समझा हुआ है वी और सी अच्छी तरह समझा है तो वो देखेगा अधिक मान की धारा भी मिलती है, अधिक समय तक भी मिलती है, तो वो आंसर देगा अपना डी। यदि आपने बी दिया है तो बी आंसर गलत, सी दिया है तो सी भी आंसर गलत। तो सही आंसर है कि वी और सी दोनों यदि अपन बात बोलते हैं तो वो समानांतर संयोजन पर लागू होती है कि समानांतर संयोजन में अधिक मान की धारा और अधिक समय तक मिलती है। अब चर्चा होती है अपने पास में मिश्रित की, लेकिन मिश्रित से पहले श्रेणी और समानांतर की चर्चा क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी भी है और समानांतर भी है। जब तक अपने पास में श्रेणी और समानांतर इन दोनों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक अपन को मिश्रित संयोजन समझ में नहीं आएगा। बाकी देखो अपने पास में पढ़ाने वाले सभी पढ़ाते हैं, टॉपिक वही हैं, जो भी पढ़ाएगा इलेक्ट्रिकल थ्योरी वो सेलों का मिश्रित संयोजन ही पढ़ाएगा। अंतर है केवल अपने भाषा शैली का, समझाने के तरीकों का, और वही अब बीएस टेक्निकल क्लासेज में आपको हटके मिलता है। तो इस चैनल पे आपको जो हटके मिल रहा है वो समझाने का तरीका ही है जिसको आप महसूस कर रहे होंगे। और आपको यदि महसूस हो रहा है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक किया करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी मार दिया करो। वीडियो को शेयर मारने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो बीएस की खातिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। अब अपन चर्चा करेंगे सेलों का मिश्रित समूह।
चर्चा कर चुके हैं श्रेणी और समानांतर की, उनसे संबंधित ही बातें आएंगी, लेकिन कुछ चेंजेज आएंगे क्योंकि अब समूह चेंज हो गया। तो अब अपने पास में पहले उनकी चर्चा कर ले। वहाँ अपन ने जो समीकरण पढ़े थे, समीकरण जो पढ़े थे श्रेणी, समानांतर और मिश्रित, तीनों जगह सेम लगभग क्वेश्चन का पैटर्न नहीं किया। एक तो अपन को परिभाषा याद होनी चाहिए, दूसरा अपन को उसका उपयोग याद होना चाहिए, तीसरा जिस भी समूह की वो बात कर रहा है, चाहे वो श्रेणी की कर रहा है या समानांतर या मिश्रित की, उसमें कुल वोल्टेज अपन को ज्ञात करने का समीकरण क्या मिलेगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध सेलों का ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है, अपने पास में कुल प्रतिरोध ज्ञात कर, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है, और परिपथ की कुल धारा ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट अपन को क्लियर होने चाहिए हर संयोजन में, हर समूहन में। वापस रिपीट कर देता हूं मैं, एक तो उसकी परिभाषा, दूसरा उसका उपयोग, तीसरा कुल विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने का समीकरण, कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण, और परिपथ की कुल धारा। तो इन 6 पॉइंटों को हर संयोजन में लेके चलना है अपन को, और इनमें से कन्फर्म है क्वेश्चन कोई ना कोई आता है। मैं कह रहा हूं कि आप यदि 6 कंसेप्ट आपने क्लियर कर ली, संयोजन से बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे भाई कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, जिसको अपन बोलते हैं ईएमएफ। तो इसको कुल विद्युत वाहक बल को अपन किससे दिखाते हैं, ई से, ईटी से अपन दर्शाते हैं, जिसकी चर्चा अपन श्रेणी में भी कर चुके हैं और समानांतर में भी कर चुके हैं। तो पहला अपने पास में कौन है, ईटी, और ईटी बराबर क्या होगा, ईटी बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, और ये किस में आएगा, किलो वोल्ट में, मेगा वोल्ट में, या केवल वोल्ट में। तो ये आता है वोल्ट में। अब ईटी बराबर अपने पास में, तो मिश्रित जब समूह है अपने पास, मिश्रित समूह है तो अपने पास में यहाँ पर लिखेंगे ईटी। तो यहाँ सीधा अपन समीकरण लिख दें, ईटी बराबर एन, ईटी बराबर एन। अब अपने पास में ई कौन है और एन कौन है, भाई इस समीकरण तो अपन ने लिख दिया, समीकरण तो अपन ने लिख दिया। अब इस समीकरण में अपन को कौन सा प्रतीक, कौन सी राशि को दर्शा रहा है, ये समीकरण में जो भी लिखे होते हैं ये राशियों के क्या हैं, प्रतीक है। अब कौन सा प्रतीक है और किसको दर्शाता है, श्रेणी में चर्चा कर चुके हैं, समानांतर में भी कर चुके हैं, वही चर्चा अपन आज मिश्रित में कर रहे हैं। यदि उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखा है तो यहाँ ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगी, यदि उनको नहीं देखा तो यहाँ थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए पहले श्रेणी और समानांतर की दोनों वीडियो देख लें। तो ईटी बराबर अपने पास में कौन हुआ, एन ई। ईटी को तो अपन ने समझ लिया कि ईटी किसका प्रतीक है, कुल विद्युत वाहक बल का, और ईटी का मान किस में आएगा, वोल्ट में। एन कौन है, तो एन अपन ने श्रेणी समानांतर में भी पढ़ी थी, और एन अपन को यहाँ भी वही चीज़ दर्शाएगा, एन दर्शाता है कुल सेलों की संख्या, या अपन लिख सकते हैं सेलों की कुल संख्या, कोई अंतर नहीं है। तो अपने पास में एन किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है सेलों की कुल संख्या। ई किसको दर्शा रहा है, ई दर्शाता है अपन को एक सेल का, ई दर्शाता है एक सेल का विद्युत वाहक बल, या अपन बोलेंगे ईएमएफ। और ये ईएमएफ जब भी आएगा सेल वाले टॉपिक में, ये हमेशा किस में है, वोल्ट में है, ये हमेशा किस में है, वोल्ट में। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि यदि सेलों से संबंधित अपन कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कोई भी समीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें ईएमएफ का मान जब भी आएगा वो हमेशा वोल्ट में ही आएगा। आई धारा का मान जब भी आएगा वो हमेशा एम्पियर में आएगा। आर चाहे वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, चाहे कैपिटल आर लोड का प्रतिरोध है, या आरटी परिपथ का कुल प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान हमेशा ओम में ही आएगा। तो अब अपन आगे चर्चा करते हैं। तो भाई कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का समीकरण क्या है, तो अगला क्वेश्चन यही है अपने पास। अब इस क्वेश्चन में से दो चीज हो सकती है कि या तो केवल अपन से वो समीकरण पूछेगा, या फिर इस समीकरण पर आधारित कोई न्यूमेरिकल देगा अपन को, उस न्यूमेरिकल का अपन में किसी ना किसी राशि का मान पूछेगा। हो सकता है अपन को सेलों की संख्या मिल जाए, एक सेल का ईएमएफ मिल जाए, और कुल विद्युत वाहक बल का मान अपन से पूछा जाए। तो ये ध्यान रखना अपने पास में
कोई भी समीकरण है उस समीकरण के अपने पास दो क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट समीकरण ही पूछा जाएगा या उस समीकरण पर आधारित कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब अपन ने बात करी है कुल विद्युत वाहक, बल्कि अगली जो अपन चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा करेंगे किसके बारे में, सेलों में अपन ने दो तरीके के प्रतिरोध पढ़े, एक तो सेलों का दो तरीके के प्रतिरोध पढ़े, एक तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा लोड का प्रतिरोध, और तीसरा जो आएगा वो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। सेलों का जब अपन समूहन करते हैं तो दो जगह प्रतिरोध होता है, एक तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा अपने पास लोड या भार का प्रतिरोध। भार का आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, आंतरिक प्रतिरोध तो केवल सेलों का है। तो दो जगह से रेजिस्टेंस मिलेगा इस पूरे परिपथ में, एक तो सेलों से मिलेगा जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा, दूसरा अपन को मिलेगा लोड या भार से। तो दो प्रकार के क्या है अपने पास में रेजिस्टेंस है। अब अपने पास में परिपथ का अपन को क्या करना है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में या प्रभाव में प्रस्तुत की गई बाधा उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। लेकिन यहाँ एक तो सेल है नहीं, एक से ज़्यादा अपने पास क्या है सेल। तो सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से। एक तो कैपिटल आर है, इससे नहीं दिखाते आंतरिक प्रतिरोध को, कैपिटल आर से नहीं दिखाते, स्मॉल आर से कौन सा प्रतिरोध दिखाया जाता है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध है ये, क्या है कुल, तो ये केवल आर नहीं रहेगा, इसके साथ टी भी लगेगा आर टी, और आर टी बराबर अपने पास में रहेगा एन इंटू आर अपॉन एम। अब एक नया अक्षर आ गया भाई, आर टी का मतलब तो अपन को यही समझ में आ रहा है, आर टी का मतलब तो है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, और ओम में ही आएगा प्रतिरोध, चाहे वो आंतरिक प्रतिरोध हो या लोड का प्रतिरोध हो या पूरे परिपथ का प्रतिरोध हो। जो भी प्रतिरोध का मान आएगा सेलों से संबंधित क्वेश्चन में वो ओम में ही आएगा। तो आर टी का मतलब तो अपन यही समझ रहे हैं, एन अपन पढ़ चुके हैं, ये है सेलों की संख्या, आर केवल एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये एम किसको दर्शा रहा है, तो अब अपन के पास यहाँ दो चीज आ गई, अपन दोनों को लिख लेते हैं। एक तो आर टी है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आर टी हो गया सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध अपने पास में किस में आएगा, तो ये प्रतिरोध आएगा ओम में, ये प्रतिरोध ओम में। दूसरा कौन है अपने पास, दूसरा है एम। एम किसको दर्शाता है, तो एम अपने पास एक नया शब्द है और एम को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। और एम दर्शा रहा है श्रेणी समूह, श्रेणी के जो ग्रुप हैं, श्रेणी के जो ग्रुप हैं उनकी संख्या कितनी है यहाँ पे, तो श्रेणी समूहों की संख्या कौन दर्शा रहा है, एम। ना ये शब्द श्रेणी क्रम में आया ना समानांतर में आया, सीधा मिश्रित संयोजन में आया, एक नया प्रतीक आया कौन, एम। तो ये नया जो एम जो प्रतीक है, ये प्रतीक अपन को किसको दर्शा रहा है, ये कंसेप्ट अपनी क्लियर पहले होनी चाहिए। तो अब अपन चर्चा कर सकते हैं भाई एम की, तो एम की चर्चा करेंगे तो यहाँ लिख दिया अपन ने, एम दर्शाता है किसको, श्रेणी समूहों की संख्या, सेलों की संख्या नहीं है, ध्यान रखना, ये श्रेणी के जो समूह बनाए हैं सेलों के, उन समूहों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ देखा जाए तो ये पूरा श्रेणी का एक समूह हो गया और ये श्रेणी का पूरा दूसरा समूह हो गया। ऐसे ही श्रेणी का तीसरा समूह भी हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठवां, जैसा भी अपन को क्वेश्चन में दे। लेकिन अपन को याद रखना है भाई ये एम जो अक्षर है, ये एम किसको दर्शा रहा है। अब एम से तो अपन मोटर को भी दर्शाते हैं, एम से तो अपन मोटर को भी दर्शाते हैं। तो लेकिन अपने पास ये ध्यान रखना कि यहाँ सेल पढ़ रहे हैं, सेल में एम बराबर अपने पास में कौन आएगा, तो ये है श्रेणी समूहों की संख्या। अभी अपन को मोटर जनरेटर के बारे में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, वहाँ भी अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक पूरे अपने आप में है और इससे बड़ा टॉपिक है। अभी केवल अपन को सेल के बारे में देखना है। तो सेल से संबंधित यदि कोई न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, उसमें एम यदि समीकरण में है तो एम से अपन को समझना है श्रेणी समूहों की संख्या।
बिल्कुल बार बार रिपीट करके बताया जा रहा है, स्लो बताया जा रहा है। बार बार रिपीट करने का उद्देश्य ये है कि आपके टॉपिक पूरी तरह समझ में आना चाहिए। वीडियो देखने के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि वीडियो देखा यार लेकिन मज़ा नहीं आया। तो यदि आप BS टेक्निकल का वीडियो देख रहे हो तो मज़ा आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। तो अब आगे अपने पास में 2 पॉइंट अपने पास क्लियर हो गए। आगे अपने पास पॉइंट आएगा, एक होता है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा है लोड का प्रतिरोध। दूसरा जो प्रतिरोध है ये किसका है? लोड का प्रतिरोध। और लोड का जो प्रतिरोध होता है इसको अपन किससे दिखाते हैं? RT से। लोड का जो T नहीं आएगा, केवल कैपिटल R आएगा, केवल कैपिटल R आएगा। तो लोड का जो प्रतिरोध होता है सेलों से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या उनके समीकरण हैं, वहाँ जो R है ये R सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नहीं दर्शाएगा, ये दर्शाएगा लोड या भार का। लोड को अपन निम्मी में क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। तो ये जो बड़ा R यहाँ लिख रहा है, वहाँ समझ जाओ, वहाँ जो मान लिखा हुआ है प्रतिरोध का वो लोड का है। तो R अपन को दर्शाएगा लोड या अपन बोल सकते हैं भार का प्रतिरोध। और प्रतिरोध कोई सा भी हो, प्रतिरोध हमेशा किस में आएगा? ओम में ही आएगा। तो अब अपने पास R भी क्लियर हो गया। तीसरा अपने पास क्वेश्चन आएगा भाई से समानांतर भी नहीं है, श्रेणी भी नहीं है, सेलों का मिश्रित समूह है और मिश्रित समूहन में परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो 2 जगह हैं। एक तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, दूसरा अपने पास में परिपथ का प्रतिरोध है। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध RT निकल के आ जाएगा। इन सब का मिला के जो प्रतिरोध आएगा वो है अपन का RT, और इसका जो प्रतिरोध है वो है अपन का R। अब यदि अपन से कुल प्रतिरोध पूछे तो अलग अलग जगह से जो प्रतिरोध मिल रहा है उसको क्या करना है? जोड़ देना है। अलग अलग जगह से जो प्रतिरोध मिल रहा है उसको जोड़ देना है। अब अपन से यदि पूछे भाई परिपथ में कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं? R से। कुल प्रतिरोध को अपन किससे दिखाएंगे? तो टोटल प्रतिरोध दिखाना है, तो जिस राशि को भी टोटल दिखाना है उस राशि के प्रतीक के साथ में टोटल का क्या लगा देना है? T लगा देना है। E के साथ T लगाया तो कुल EMF हो गया, टोटल EMF हो गया। यहाँ RT लगाया, R तो होता है आंतरिक प्रतिरोध, तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। यहाँ RT, अब R अपने पास परिपथ का प्रतिरोध भी दिखाता है। अब RT अपने पास दिखाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध, और अकेला R जो लिखा हुआ है ये दिखाएगा अपन को लोड का प्रतिरोध। ये R दिखाएगा केवल लोड का, और एक है अपने पास RT, और RT जो होता है ये पूरे परिपथ का होता है। RT जो है वो पूरे परिपथ का है। तो अब अपन को RT ज्ञात करना है, तो RT बराबर, अब बताओ समीकरण क्या बनेगा? थोड़ा सा सोचो दिमाग में कि इस पूरे परिपथ में 2 जगह से प्रतिरोध मिल रहा है, एक तो सेलों से और एक लोड से। इन दोनों जगह का यदि प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, इन दोनों जगह का प्रतिरोध यदि जोड़ दिया जाए तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, आगे और भी समझना है। अपन को इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितनी जगह से मिल रहा है? 2 जगह से। कितनी जगह से? 2 जगह से। एक तो अपन को मिल रहा है सेलों से, तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध अपन ने देख लिया RT से, और एक मिल रहा है अपन को लोड से। अब दोनों जगह का जो प्रतिरोध मिल रहा है, दोनों जगह से जो रेजिस्टेंस अपन को मिल रहा है, यदि उसको अपन जोड़ दें तो वो हो जाएगा पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध RT बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? RT बराबर अपन लिख सकते हैं RT प्लस R। भाई कुल आंतरिक प्रतिरोध, RT कौन है? कुल आंतरिक प्रतिरोध है ये सेलों का, और R कौन है? R है लोड का प्रतिरोध। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो RT बराबर RT प्लस R, स्मॉल लें। अब इसी बात को अपन क्या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? तो
अपन लिख सकते हैं, तो अपन लिखेंगे या करके, या इसी को अपन समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये RT है, ये भी RT है। अब नया समीकरण बनने जा रहा है। नए समीकरण बनते कैसे हैं? समीकरण तो एक ही होते हैं, उन्हीं में अपन को तोड़ा मरोड़ा जाता है। एक की जगह दूसरे को रख देंगे तो ऐसा लगेगा यार ये नया समीकरण बन गया। समीकरण तो जो है वो एक ही है बेसिक, बाकी तो बाद में सब तोड़ मरोड़ के बनाए जाते हैं। लेकिन तोड़ मरोड़ के भी किस टाइप से समीकरण बनते हैं, श्रेणी समूहन पढ़ा था तब भी समझाया था, समानांतर में भी समझाया था। वहाँ समझ में नहीं आया दोनों बार, तो आज अपन तीसरी बार समझ रहे हैं। तो अब इसको समझें अपन, तो इसको अपन कैसे समझें कि भाई RT यहाँ लिख रहा है, यहाँ भी RT लिख रहा है। RT का जो मान होता है ये इसके बराबर होता है कि N × R/M। तो इस RT की जगह अपन किसको लिख सकते हैं? RT की जगह अपन लिख सकते हैं NR/M, क्योंकि इन RT बराबर मान होता है N × R/M। तो इस RT की जगह यदि NR/M लिख देंगे तो ये समीकरण आ जाएगा, और किताबों में यही समीकरण आपको मिलेगा। ये वाला नहीं मिलेगा जो मैंने फर्स्ट में बताया। फर्स्ट समीकरण से तो अपन को समझने में आसानी हुई कि भाई पूरे परिपथ का प्रतिरोध चाहिए, तो अपन ढूंढने गए तो परिपथ में प्रतिरोध दो जगह मिला, एक तो सेलों से मिला और एक लोड से मिला। सिंपल सा अपन ने लिख दिया भाई सेलों का कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध और लोड के प्रतिरोध को जोड़ देंगे, तो इसके अलावा और कोई प्रतिरोध इसमें बचेगा नहीं। तो सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध और लोड के प्रतिरोध को जोड़ने से तो अपन को परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसी बात को अपन दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो RT बराबर कौन है? NR। इस RT के बराबर लेना है, तो ये RT बराबर है अपने पास NR अपॉन अपन ने किसको किया? M प्लस किसको करना है? R को। R अपनी जगह ही रहेगा भाई। मान तो जो चेंज हुआ वो केवल RT की जगह अपन ने इस RT की जगह किसको रख दिया? NR/M। तो ये समीकरण आपको किताबों में मिल जाएगा, और ये हो गया अपन का दूसरा समीकरण। है तो दोनों ही की बातों में यदि इनका अर्थ देखा जाए, इनका निष्कर्ष देखा जाए, तो इन दोनों के निष्कर्ष में कोई अंतर नहीं है भाई। यहाँ अपन ने RT लिख दिया, यहाँ RT की जगह NR/M लिख दिया। तो सिंपल सी बात, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। यदि यहाँ तक पूरा क्लियर है तो आगे भी समस्या आने वाली नहीं है, आगे भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब आगे अपन को ज्ञात क्या करना है? तो अपन ने कुल विद्युत वाहक बल ET ज्ञात कर लिया, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध RT ज्ञात कर लिया, लोड का प्रतिरोध R रहता ही है, इसमें कुछ भी टोटल करने की जरूरत नहीं है। परिपथ में कुल प्रतिरोध RT भी ज्ञात कर लिया। अब जब अपने पास में कुल वोल्टेज हो, और कुल प्रतिरोध हो, तो क्या कुल धारा आ सकती है? तो अपन ने पहले DC थ्योरम पढ़ा था भाई, I बराबर B/R। अब वोल्टेज के रूप में तो यहाँ कौन है? E है और R है। अब अपने पास ये देखो, क्या ET का मान है भाई, कुल EMF का मान है, क्या कुल प्रतिरोध का मान है? जब कुल EMF है अपने पास, कुल विद्युत वाहक बल का मान है, कुल प्रतिरोध का मान है, तो अपन कह सकते हैं भाई कुल धारा का मान भी अब अपन ज्ञात कर सकते हैं। बात को समझना, परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है, परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है, पूरे परिपथ की धारा ज्ञात करनी है, तो भैया प्रतिरोध भी पूरे परिपथ का होना चाहिए। पूरे परिपथ की धारा निकालनी है अपन को, कहीं एक जगह की धारा नहीं निकालनी है, एक सेल की नहीं निकालनी। पूरे परिपथ की धारा जब निकालेंगे तो पूरे सेल का प्रतिरोध होना चाहिए, और पूरे सेल के अंदर कितनी वोल्टेज है, और वोल्टेज के रूप में यहाँ पे है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल वोल्ट में। तो वो अपने पास ET का मान आ जाएगा, RT का मान भी आ जाएगा। जब इन दोनों के मान आ जाएंगे तो अपन कहेंगे IT, कुल विद्युत धारा का मान भी आ जाएगा। अब कुल विद्युत धारा का समीकरण क्या बनेगा? तो समीकरण तो ये बन गया अपने आप ही, बातों में बन गया। लेकिन अब अपन को ये भी ध्यान रखना है कि इन समीकरणों में भी तोड़फोड़ मचाई है, और तोड़फोड़ करके अपने पास और भी समीकरण बन रहे हैं। तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में वो अपन से पूछ सकता है परिपथ में कुल विद्युत धारा, और कुल विद्युत धारा बोले तो कौन हो गया? IT। कुल विद्युत धारा बोले तो IT। अब IT कौन है? तो ये ध्यान रखना, IT है परिपथ की कुल विद्युत धारा,
परिपथ की कुल विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मान किस में आएगा? एम्पियर में। विद्युत धारा का जो मान आएगा ये किस में आएगा? एम्पियर में। तो अब अपन को जो ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है क्या? IT। और IT बराबर अपन भैया एक समीकरण तो ये लिख सकते हैं जो अपन ने इधर अभी बनाया था। कुल धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर B/R होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ B तो है नहीं, E है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो IT बराबर अपन एक तो ऐसे लिख सकते हैं ET अपॉन RT। कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। दोनों के समीकरण अपन ने पढ़ चुके। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने का समीकरण है अपने पास, समीकरण एक एक नहीं, समीकरण दो दो हैं अपने पास। मन करे तो इससे निकाल लो और मन करे तो इससे। दूसरा कुल विद्युत वाहक बल का समीकरण है, तो कुल विद्युत वाहक बल का समीकरण इससे निकालेंगे मान, और कुल प्रतिरोध का मान दोनों में से किसी भी समीकरण के द्वारा निकाला जा सकता है। जो सुविधा लगे उससे अपन निकाल सकते हैं। अब अपन को कुल धारा ज्ञात करनी है तो इन दोनों के मान हैं तो कुल धारा का मान भी आ जाएगा। तो सबसे सिंपल तो यही समीकरण है। अब इस समीकरण में अपन तोड़ फोड़ मचाएंगे और नए नए समीकरण निकल के आएंगे। यदि ये समझ में आ गया तो आगे आने वाले जो किताबी जो समीकरण हैं, ये समीकरण किताब में नहीं मिलेगा, मैं केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा। आप जो किताब पढ़ोगे वहाँ पे आपको जो समीकरण मिलेगा इसको अपन तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जब निकल के आएगा बोले किताबों में तो ये लिख रहा है। इसको पढ़ोगे डायरेक्ट ही तो आपका भी दिमाग एक बार तो खिसक जाएगा कि ये ऐसा समीकरण लिखा है, ये तो हमने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा। लेकिन किताब वाले को यदि समझना है समीकरण को, इससे से ही वो समझ में आएगा। अब कैसे आएगा, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो। ET ऊपर कौन लिख रहा है? ET। ज्ञात क्या करनी है अपन को? धारा। तो इसमें तो अपन को कुछ चेंज करना ही नहीं, इसको तो ज्ञात ही करना है। समीकरण में इधर चेंज होगा तो ET को देखो, ET बराबर कौन होता है भाई? NE होता है। ये बात तो अपन पहले ही पढ़ के आ गए। ET बराबर कौन होता है? NE। जब ET बराबर NE है, पानी पी लेता हूं एक मिनट। ET बराबर कौन है? NE। तो इसी बात को अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं? रटने की कहीं जरूरत नहीं है। ET यहां लिख रहा है, ET को अपन नहीं लिखना चाह रहे तो भाई किसको लिखोगे? फिर कोई ना कोई तो लिखना पड़ेगा। दोनों बराबर हैं, इसको तुम नहीं लिखना चाह रहे, इसको दो भाई है अपने पास में, एक भाई से अपनी नहीं बनती, इस भाई से मान लो नहीं बन रही तो इससे काम चलाएंगे अपन, दूसरे भाई से संपर्क करेंगे। जब इससे नहीं बनेगी तो अपन इससे काम चलाएंगे। बात तो एक ही है, दोनों बराबर के भाई है। तो ET बराबर NE है, कोई सा भी आ जाए अपने लिए तो भाई की पूर्ति हो जानी चाहिए। तो अपन ने ET अपॉन RT लिखा। अब अपन को लाना ET की जगह, तो ET को अपन ने पहले तो लिख लिया, लेकिन अब पसंद नहीं है तो अब नहीं ले रही ET को काम में, लेकिन कोई ना कोई तो इसकी जगह काम में लेना पड़ेगा। जब ET को काम में नहीं लोगे तो NE को काम में लेना पड़ेगा। तो ET की जगह अब अपन लिख सकते हैं, अपन दूसरा या लगा के अपन समीकरण बनाएंगे IT बराबर, ET की जगह अब अपन लिखेंगे NE। ET की जगह क्या लिखेंगे? NE अपॉन नीचे कौन लिख दिया? RT। तो ये अपने पास में इसी का दूसरा समीकरण निकल के आ गया। पहला समीकरण ये था। कहीं कोई डाउट इसमें? भाई ये नया समीकरण कैसे बन के आया है? ये जो नया समीकरण है ये भी किताबों के अंदर नहीं है, आपकी के अंदर ये भी नहीं मिलेगा अभी, और अपन तोड़ फोड़ मचाएंगे। जब निकल के आएगा बोले हाँ ये है किताब के अंदर, तो लेकिन वो है, वो आया कहाँ से, ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ। भाई है जो तो वो तो है, लेकिन वो आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया, वो चीज़ अपन सीख रहे हैं। अब आधा तो हो चुका है अपन का, अब आधा हो गया तो पूरा भी करना है। आधा कैसे आया? पहले अपन ने ET था, ET की वो अपन ने काम में नहीं लिया, अब अपन ने काम में लिया ET की जगह NE, तो दूसरा समीकरण निकल के आ गया। अब अपन या करेंगे तो तीसरा समीकरण निकल के आएगा। या मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इस बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है, इसको ऐसे बोल लें या इसको अपन ऐसे बोल लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भाई 10 रुपये का सिक्का आप कागज़ वाला नोट ले लें या 10 रुपये का अपन कलदार सिक्का ले लें, कोई अंतर नहीं है, वैल्यू उसकी 10 रुपये ही है। बात वही है। अपन यहाँ पे एक 10 का नोट ले लें या 5-5 के 2 नोट ले लें,
या एक दो अपन के पास में 2 2 के 5 नोट ले लें, या एक एक के अपन 10 सिक्के ले लें, आने अपने पास 10 रुपये, वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो पहले तो अपन ने टोटल लिख लिए कि एक ही 10 का नोट है, लेकिन 10 का नोट बना कैसे है, तो इन दोनों को गुणा किया। अब ऐसे मान लें कि 2 का सिक्का है, उसको अपन 2 के सिक्के 5 लेंगे, जब जाके वो 10 होगा। तो अपन 10 बराबर 2 × 5 भी लिख सकते हैं, या 2 × 5 बराबर 10 लिख सकते हैं। अब या तो 10 लिख लो या 2 × 5 लिख लो। तो ऐसे मान लो पहले अपन ने 10 लिखा, अब 2 × 5 लिख दिया। पहले अपन ने ईटी लिखा, अब अपन ने ईटी नहीं लिखा, ईटी की जगह एनी लिख दिया। यदि ये बात समझ में आ गई तो आप समीकरण को खुद भी तोड़ मरोड़ के एक समीकरण में से और भी समीकरण खुद बना सकते हो। और जब खुद समीकरण बनाना सीख गए तो समीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो वो आपसे बच के नहीं जाएगा, उसका आप आंसर 100% देंगे। तो यह मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इस बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है। अब फिर मैंने यह लगा दिया, इसका मतलब आने वाली जो तीसरी बात है उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। आने वाली तीसरी बात को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। ये तीसरा समीकरण आ रहा है लेकिन या लगा रखा है, इसका मतलब में अंतर कुछ नहीं है। अपन ने ये दूसरे में केवल ईटी की जगह चेंज किया। अब अपन चेंज करेंगे किसके बारे में, आरटी के बारे में। अब आरटी के बारे में चेंज करेंगे तो भैया अपने पास समीकरण क्या बन सकता है, आईटी तो है ही अपनी जगह, ईटी की जगह चेंज करके तो कौन लाए, एन ई, ईटी की जगह चेंज करके तो कौन आया, एन ई। अब अपन को चेंज करना है किसकी जगह, आरटी की जगह। किसकी जगह चेंज करना है, आरटी की जगह। ईटी की जगह तो अपन ने पहले चेंज कर लिया, आरटी की जगह लेकिन चेंज आरटी ही रखा अपन ने। भाई यहाँ आरटी था तो अपन ने आरटी रखा। कहीं मिक्स लग रहे हों तो मैं इनको आपको अलग अलग कोष्टक ये लो, चलो। अब अपने पास में ईटी की जगह चेंज किया, अब अपन को आरटी की जगह। तो पहले तो आरटी की तरफ आओ भाई। आरटी है कौन है, कुल प्रतिरोध है। तो आरटी बराबर अपन लिख सकते हैं स्मॉल आर टी प्लस कैपिटल आर। इसको काम में ले सकते हैं, या फिर अपन इसको नहीं लिखना चाहें, भाई इसको तो नहीं लिखना चाह रहे, बोले ये तो पसंद ही नहीं हमको, इसको नहीं लिखना चाहोगे तो भाई ये लिखना पड़ेगा। और कोई कहेगा बोले अपनी तरफ से तो दोनों को ही लिख दो गुरुजी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर मैं तो बोले दोनों को ही लिख दूंगा, मैं तो दोनों को लिख दूंगा। जो दोनों को लिख देगा उसके लिए 2 समीकरण बन जाएंगे। तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ यहाँ पे। एक बार तो लिख लो आप आर टी बराबर आर टी प्लस आर, तो आई टी बराबर क्या बन गया, आर टी प्लस आर। तो ये भी अपने पास समीकरण है, कोई अंतर इसके अंदर आने वाला नहीं है। तो एक ये बन गया। ये सब कुल धारा ज्ञात करने के समीकरण हैं, तो ये तीसरा समीकरण भी बन गया। अब गौर से देखना, यदि अपन आर टी की जगह, आर टी को अपन 2 समीकरणों से ज्ञात कर सकते हैं। तो आर टी बराबर ये है, आर टी को लिखना पसंद नहीं किया अपन ने तो इसको नहीं लिखना पसंद किया तो इसको लिख दिया, नया समीकरण बन गया। अब बात आएगी अपन आर टी बराबर ये भी लिखना पसंद नहीं कर रहे, भाई अपने तो नखरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं तो नखरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बोले मैं तो इसको भी नहीं लिखूं। अब भाई तो इसको भी नहीं लिखता है, इसको भी नहीं लिखता है, तो इसके जगह फिर इसको लिखना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि मैं तो लिखूँ ही नहीं। अब भाई नहीं लिखे तो तू अपने घर जा नौकरी करने के लिए, और दुनिया लाइन में लगी हुई है। तो अपने पास किसी ना किसी को तो अपन को लिखना पड़ेगा। तो एक बार अपन ने इसको लिख के देख लिया, फिर ये पसंद नहीं आया तो इसको लिख के देख लिया, फिर ये भी पसंद नहीं आया तो अब अपन को ये लिखना पड़ेगा। भाई ये तो अपन ने रिजेक्ट कर ही दिए तीनों, अब इसको लिखना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा तो फिर एक चौथा समीकरण और बन जाएगा। अब अपन यहाँ पे आई टी बराबर एन ई तो पहले से चल ही रहा है, ई टी की जगह एन ई तो अपने पास पहले से ही चल रहा है, किसकी जगह, ई टी की जगह। अब अपन को ये दोनों नहीं लिखने हैं, ये दोनों नहीं लिखने, आर टी भी नहीं लिखना और आर टी प्लस आर भी नहीं लिखना। तो अपन लिखेंगे एन आर, अपन लिखेंगे एन आर अपॉन एम प्लस आर। अब आ गया आपका किताबी समीकरण। लेकिन आया कैसे, ये चीज़ आपको शायद इस वीडियो में ही क्लियर मिली होगी। भाई ये समीकरण आया कैसे किताबों के अंदर, किताबों में तो यही मिलेगा डायरेक्ट ही, लेकिन ये समीकरण कहाँ से निकल के आया है। तो इससे पहले अपन ने 3 समीकरण और बना लिए। जब ये तीनों बात समझ में आएंगी तो बात समझ में आएगी ये चौथे नंबर कि भाई आई टी बराबर एन ई अपॉन एन आर अपॉन एम प्लस आर, ये बनता है समीकरण। किताबी समीकरण तो ये है।
लेकिन ये आया कैसे, आया ऐसे कि भाई आया ऐसे कि अपने पास आई टी बराबर ई टी होता है, ई टी की जगह तो अपन ने एन ही लिख दिया, और आर टी की जगह अब अपन ने लिखा है एन आर अपॉन एम प्लस आर। तो ये अपने पास में समीकरण निकल के आया एन आर एन ई अपॉन एन आर अपॉन एम प्लस आर। अब आगे यदि अपन पढ़ें तो आप मैथ सब पढ़ते होंगे, मैथ सभी पढ़ते होंगे, हालांकि मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे मैथ की भी अपन को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो वो अपने संख्यात्मक अभियोगिता के क्वेश्चन हैं, मापन को आनी चाहिए, गुणा भाग जोड़ भाग की लघुत्तम लेना, ये सब चीज़ अपन को कंपलसरी है। अब यदि अपन कहीं अपन को इस तरीके से लिखा मिले, मैं इसको अलग से इधर कर रहा हूँ सॉल्व थोड़ा सा, यदि अपन को केवल ये लिखा मिले कि एन आर अपॉन एम प्लस आर, अपन इसके बटे में 1 लिख लेते हैं। यदि इसको अपन सॉल्व करें, यदि इसको अपन सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कौन आएगा, एम आ जाएगा भाई। इसका यदि अपन, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ जगह भी है अपने पास, एन आर अपॉन एम प्लस आर। ये अपने पास एक संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, इसको अपन को और सॉल्व करना होगा तो अपन लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम लेने के लिए अपन यहाँ पे 1 रख दिया। अब ये लघुत्तम कौन आएगा, यहाँ एम आएगा, एम का एम में भाग देंगे तो ये रह जाएगा अपने पास में एन आर, केवल एम का एम में भाग देंगे 1 से, और 1 से गुणा करेंगे एन आर को तो एन आर आ गया, प्लस 1 का भाग दिया एम में तो एम बार, और एम को गुणा करेंगे आर से तो अपने पास आ जाएगा एम इंटू आर, एम इंटू आर। तो इसी बात को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात आ गई होगी समझ में। अपने पास कोई संख्या इस पैटर्न में लिखी हुई है, यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ अपने पास राशियों के प्रतीक है, उनसे अपन को समीकरण को सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो एक नया समीकरण ही बन जाएगा। अब नया समीकरण कैसे बना तो उसको समझें अपन। ये समीकरण कहाँ से आया, सबसे पहले तो ये समझें, आर टी बराबर समीकरण अपने पास में एन आर अपॉन एम प्लस आर। इस समीकरण को अपन ने सॉल्व किया तो एम अपन ने क्या लिया, लघुत्तम, एम का भाग एम में दिया, एक बार एन इंटू आर किया 1 से तो एन आर आ गया, प्लस 1 का भाग एम में एम बार, और एम को गुणा किया आर से तो इधर बन गया एम आर। अब एक नई बात अपने सामने आ गई कि एन आर प्लस एम आर अपॉन एम, ये किसका समीकरण है, तो ये समीकरण जिसका था तो ये समीकरण था आर टी का, तो ये भी समीकरण किसका है, आर टी का, ये भी समीकरण किसका है, आर टी का। तो अब ये जो आर टी का समीकरण है, आर टी का जो समीकरण है, यहाँ अपन एक और समीकरण जोड़ सकते हैं। तो अब अपन यह लगा के एक तीसरा समीकरण भी यहाँ जोड़ देंगे, या इसलिए लगा रहा हूँ कि इन तीनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। बात वही लिख रही है, बस घुमा घुमा के लिखता जा रहा है, बात तो वही लिखी हुई है बात, लेकिन घुमा घुमा के अपन के पास नए नए तरीके से नए नए हुलिये में पेश की जा रही है। आएगा तो कुल प्रतिरोध, लेकिन किस तरीके से और आ सकता है, वो तीसरा तरीका है। तो अपन लिख सकते हैं एन आर प्लस एम आर अपॉन एम। तो ये अपने पास में एक और कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का तीसरा समीकरण अपने पास निकल के आ गया अपने पास। अब अपने पास समीकरण पे समीकरण निकलते चल रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं ऐसे समीकरण, यदि ये सारी बात अपन को, ये 3 बात यहाँ तक समझ में आ गई, ये 3 बात, तो इनके अंदर और कोई नई बात नहीं है। इन 3 बातों को ही घुमा घुमा के इतनी सारी बातें इसने बना दी। तो अब अपने पास में यहाँ लिखा हुआ है एन आर, चौथा जो समीकरण, जो किताबी समीकरण आया था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन आर प्लस एन आर अपॉन एम प्लस आर। क्या अपन इस एन आर अपॉन एम प्लस आर, भाई ये जो बात यहाँ लिखी हुई है पूरी, यही एक बात है, इस बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है। और इस वाली बात में और इस वाली बात में, या इस समीकरण में या इस समीकरण में, या जो यहाँ लिखा हुआ है और जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। यहाँ अपन ने यह लगा दिया, तो इस बात को ऐसे बोल दो या इसी बात को ऐसे बोल दो,
जब इस बात को इस तरीके से बोला जा सकता है तो इस बात को इस तरीके से लिखा भी जा सकता है। तो लिख दो, लिख देंगे तो एक नया समीकरण और बन जाएगा, लिख देंगे तो एक और नया समीकरण बन जाएगा। अब वो नया जो समीकरण बनेगा वो अपने लिए पांचवा एक नया समीकरण आ गया। अब पांचवा जो नया समीकरण बनेगा, या लगा के ही लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, तो वो बनेगा IT बराबर NE तो अपना चल ही रहा है, ET की जगह शुरू से ही है ये, तो किसकी जगह, जब चाहो जब ET की NE की जगह ET लिख लेना, क्योंकि ET अपन पहले लिख चुके हैं। अब अपन ET की जगह NE काम में ले रहे हैं। जहाँ तुमको अच्छा नहीं लगेगा यार NE अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो आप ET लिख लेना। तो अब अपने पास में जहाँ ET लिख लोगे वहाँ एक नया समीकरण बन जाएगा तुम्हारे पास। अब अपने पास में IT बराबर NE, तो NE तो चल ही रहा है अपने पास। अपन को इस NR/M+R इसकी जगह पर NR/M+R की जगह क्या लिखना है, NR, इसकी जगह अपन को लिखना है NR प्लस M फॉर मंकी R अपॉन कौन हो गया, M हो गया, अपॉन कौन हो गया, M। अब अपने पास में ये पांचवा समीकरण भी आ गया। भाई एक नई बात आ गई, नई आई कुछ नहीं है, अपन ने उसको थोड़ा तोड़ दिया मरोड़ दिया तो एक नया बन गया। इस तरह से इसको मैं अब हटा देता हूँ, जगह की कमी। अब अपने पास में यदि इसको भी हल किया जाए तो इसको गौर से देखो, सब मैथ पढ़े हुए हैं, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, लेवल 7वीं 8वीं 6ठी का ही मान लो, आप 6ठी से लेकर 10वीं तक आपने पढ़ा होगा कि ये यदि नीचे M लिख रहा है, नीचे वाला M बटे में, बटे की संख्या के भी बटे में M लिखा हुआ है, और इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अपन छठी बात लिख सकते हैं यहाँ पे, या लगा के लिखना, इनमें अंतर कुछ नहीं है। ये नीचे जो बटे में M है, ये नीचे बटे का M कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। नीचे का जब M ऊपर पहुँच जाएगा तो M इंटू NE हो जाएगा। पहले ऊपर केवल NE था, NE हो गया। अब बटे में कौन रह जाएगा अपने पास में, भाई M को तो ले गए अपन ऊपर, तो अब नीचे बचेगा NR प्लस MR। तो अब नीचे अपन लिख देंगे NR प्लस MR। तो ये अपने पास में एक छठा समीकरण और बन के तैयार हो गया। अब अपने पास में किताबों में इसी समीकरण को थोड़ा चेंज करके लिख रखा है, उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। किताबों में लिखा हुआ है NME अपॉन NR प्लस MR। किताबों में जो लिख रहा है वो इस तरीके से लिख रहा है, किताबों में यही समीकरण इस तरीके से लिख रहा है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ अपन ने M को पहले लिख दिया, यहाँ अपन ने M को बाद में लिख दिया। यदि अपन कहीं लिख रहे हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 4, और किसी जगह यदि अपन लिख दें कि 3 गुणा 2 गुणा 4, क्या कोई मान में चेंज आएगा दोनों में, भाई दोनों के मान में कहीं चेंज आने वाला है। एक बार तो अपन ने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो भी मान अपने पास में आएगा 24। एक बार अपन ने लिख दिया कि 3 गुणा 2 गुणा 4, तब भी मानता हूँ 24 ही आएगा। किताबों में जो समीकरण है वो ये दे रखा है, लेकिन मैंने दोनों ही लिख दिए कि इसको यदि इस तरीके से भी लिख दे तो कोई अंतर नहीं है। तो ये हुआ अपने सेलों का मिश्रित समूहन। उसमें कुल EMF अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं शुरू से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन तो अपने पास परिभाषा से आएगा, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लिख करके बता दिया है कि सेलों के मिश्रित समूहन में किसको जोड़ा जाता है या किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो श्रेणी समूहों को समानांतर क्रम में, श्रेणी समूहों को समानांतर क्रम में, सीरीज के जो ग्रुप बने उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। दूसरा किस लिए जोड़ा जाता है, तो अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक मान की धारा अधिक समय तक प्राप्त करने के लिए। कुल EMF या कुल वोल्टेज अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ET बराबर होता है NE। कुल अपने पास में फिर प्रतिरोध है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध है और कुल प्रतिरोध है, तो अपने पास में, और कुल परिपथ का प्रतिरोध है, तो लोड का प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और फिर परिपथ का प्रतिरोध। तो 3 तरह के प्रतिरोध हैं। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, उसको कुल ज्ञात करेंगे तो स्मॉल RT बराबर अपने पास में हो गया NR अपॉन M। दूसरा अपने पास लोड का प्रतिरोध हमेशा कैपिटल R से ही दिखाएंगे, इसके साथ कुछ नहीं लिखना है। और पूरे परिपथ का जब प्रतिरोध दिखाएंगे तो RT बराबर NR
सॉरी आर टी बराबर आर टी स्मॉल प्लस आर, आर टी प्लस आर। ये क्यों लिया? क्योंकि ये सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है और ये लोड का प्रतिरोध है। इन पूरे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और लोड के प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो वो होगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इसकी जगह ये समीकरण क्यों बना? इसकी जगह इसलिए बना कि अपन ने आर टी की जगह आर टी नहीं लिखा, आर टी की जगह उसके बराबर का मान था एन आर अपॉन एम, तो ये लिख दिया, तो ये दूसरा समीकरण बन गया। तीसरे समीकरण की चर्चा अपन यहाँ कर ही चुके हैं भाई। इसको यदि अपन सोल्व करें, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये तीसरा समीकरण बन के आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे? एम को अपन लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो एन आर इधर रह जाएगा और इधर एम आर इधर आ जाएगा। अब अपने पास परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है तो कुल धारा आई टी बराबर ई टी अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं। परिपथ की कुल धारा आई टी बराबर ई टी अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं। चेंज किया अपन ने ई टी की जगह, ई टी की जगह अपन एन ई को काम में ले सकते हैं, तो ई टी की जगह अपन ने एन ई लिखा तो नया समीकरण बन गया। ई टी की जगह तो आ गया एन ई अपॉन आर टी, तो आई टी बराबर एन ई अपॉन आर टी। तीसरा जब समीकरण अपन ने बनाया तो एन ई तो आ ही गया, ई टी की जगह एन ई चल रहा है सब जगह, तो ई टी की जगह तो कौन आ गया? एन ई। यहाँ पर ने क्या लिखा है? आर टी। ये जो आर टी है परिपथ का कुल प्रतिरोध है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, लोड का प्रतिरोध नहीं है, पूरे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध। और पूरे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध में बार बार बता रहा हूँ, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध और लोड के प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। तो अपन ने यहाँ आर टी प्लस आर कर दिया, क्योंकि आर टी बराबर क्या था? स्मॉल आर टी प्लस आर। तो इस आर टी की जगह अपन ने अब काम में लिया आर टी प्लस आर, तो ये तीसरा बन गया। अब अपने पास चौथा समीकरण कैसे बना? इस ई टी की जगह तो चल रहा है एन ई, इस आर टी प्लस आर की जगह अपन और क्या लिख सकते हैं? तो आर टी प्लस आर की जगह तो आर टी का एक दूसरा मान भी है एन आर अपॉन एम प्लस आर, तो अपन ने ये लिख दिया एन आर अपॉन एम प्लस आर, तो ये चौथा समीकरण बन गया। इसको अपन ने सोल्व कर दिया तो अपने पास समीकरण निकल के आ गया कौन सा? आई टी बराबर एन ई, तो एन ई तो ई टी की जगह चल ही रहा है। इसको केवल सोल्व किया एन आर अपॉन एम को, एन आर अपॉन एम को जब सोल्व किया तो अपने पास एन आर प्लस एम आर अपॉन एम आ गया। इस एम को जब अपन ऊपर ले गए तो ये बन गया। अब इसी बात को अपन ने नीचे लिख दिया है, किताबों में ये इस तरीके से लिखा है, इसलिए अपन के पास में यहाँ छठी की जगह ये सातवां समीकरण बना है। केवल इस बात को समझाने के लिए किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। तो अपन ने मिश्रित समूहन की एक एक कड़ी को खोल के और बहुत बारीकी से समझा है। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आई होगी बात। और कोई भी बात यदि समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में नहीं लिखे। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ पढ़ाया कुछ हटके अच्छा है, समझ में आया है, एग्जाम में आ सकता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए नमस्कार।